हमारे आसपास काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक तरफ वैक्स मेल्ट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कैंडल जल रही है। आपको क्या लगता है, इन दोनों चेंजेस में कोई सिमिलैरिटी है या फिर ये दोनों चेंजेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? इसका करेक्ट आंसर है कि ये दोनों चेंजेस एक दूसरे से अलग। मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स एक फिजिकल चेंज है, वहीं बर्निंग ऑफ अ कैंडल एक केमिकल चेंज है। ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे आसपास होते ही रहते हैं, जैसे कि लकड़ी का जलना, लोहे की कील के ऊपर जंग लग जाना, जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाना, आइसक्रीम का पिघलना, पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करना, पानी को बॉईल कर देना, वेजिटेबल्स को चॉप करना। पर सवाल ये है कि आखिर ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं? आइए पता लगाते हैं। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वैसे तो इस चैप्टर को हम एकदम प्रॉपर्ली पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे अगले लेक्चर से, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली पढ़ने होंगे, समझने होंगे, मेरे साथ साथ डिस्कस करने होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, अभी अभी आप सभी बच्चों ने देखा कि हमारे आसपास कई तरह के चेंजेस होते हैं और केमिस्ट्री में उन सारे चेंजेस को हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में। वो दो कैटेगरीज होती हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। कहने का मतलब ये है, मैं आपको और आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उनमें से कुछ चेंजेस हो जाते हैं फिजिकल चेंजेस और जो बचे हुए हैं वो हो जाते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की खास बात ये होती है कि वो होते हैं रिवर्सिबल, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में मान लो कि फिजिकल चेंज हो रहा है तो चेंज होने के बाद हम वापस से उस सब्सटेंस पर आ सकते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, वहां से वापस आना पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में ना केमिकल चेंज हो गया तो बस हो गया, वो परमानेंट है, आप वापस से उस सब्सटेंस पर नहीं आ सकते। एक एग्जाम्पल से समझाऊं, देखो मान लो कि मेरे पास एक पेपर है, मतलब मानना क्या है, पेपर तो है ही, ओके। मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, इसका आपको शेप दिख रहा होगा, है ना, साइज भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि एक A4 साइज पेपर है, ठीक है, और आपको शेप दिख रहा होगा इसका कैसा है, रेक्टेंगल है, ओके। अब मान लो कि इसको मैंने इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया मैंने इसको, देखो मैं फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके मैं इसका एक एरोप्लेन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बच्चों, तुम्हें इस तरीके से एरोप्लेन नहीं बनाना है, मैंने बहुत ही बुरे तरीके से बनाया है क्योंकि मुझे नहीं आता है बनाना, ओके व्हाटएवर। तो मैंने जो है इसको फोल्ड किया है और इसका एरोप्लेन बनाने की कोशिश करी है, तो ये एक चेंज हुआ ना भाई। आप इसको ये तो नहीं बोल सकते कि मैम ये कैसा चेंज हुआ। भाई देखो ना, पहले तो पेपर का शेप कैसा था, ऐसा रेक्टेंगल था ना। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया और इसका एरोप्लेन बना दिया, तो जाहिर सी बात है इस पेपर का शेप चेंज हो गया, कुछ तो चेंज हुआ ना। तो मैंने बोला कि यार ये एक फिजिकल चेंज है। आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसे कैसे बोल दिया फिजिकल चेंज है। अरे मैं बता रही हूँ ना, रुको तो। मैंने इस पेपर को फोल्ड करके इसका एरोप्लेन बनाया तो इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन क्या मैं अब वापस से इसका शेप ओरिजिनल वाला ला सकती हूँ? ऑफ कोर्स, मैं इसको अनफोल्ड कर दूंगी। देखो मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया और वापस से जो इसका ओरिजिनल शेप था रेक्टेंगल वाला वो आ गया, तो हुआ ना चेंज। और मैंने क्या आपको बताया अभी अभी कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, वापस से आना वहां पर पॉसिबल होता है। तो यहां पर हम वापस से आ तो गए ओरिजिनल शेप में, यस और नो। तो पेपर को फोल्ड करके आप उसका शेप चेंज कर रहे हो, वापस से आप पेपर को अनफोल्ड करके आप उसका ओरिजिनल शेप लेके आ सकते हो। तो ये कैसा चेंज हुआ, ये हुआ एक फिजिकल चेंज, ठीक है। वहीं अगर इस पेपर को मैं जला दूं, इसमें आग लगा दूं, तो क्या होगा? सबको पता है कि अगर पेपर को हम जला देते हैं तो थोड़ा सा धुआं निकलता है, इसके बाद में हमारे पास पीछे छूट जाती है पेपर की राख, ऐश, है ना। पेपर को अगर हम जला दें तो धुआं निकलेगा और राख पीछे छूट जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो आपके पास राख आई है, वो जो आपके पास ऐश आई है, क्या आप दोबारा से उससे पेपर ला सकते हो? तो आप बोलोगे कि मैम हम कोई मैजिशियन थोड़ी हैं, मैं भी नहीं कर सकती ये काम। तो इसका मतलब क्या कि पेपर को जो जलाया जा रहा है, जो बर्निंग ऑफ पेपर हो रही है, ये भी एक चेंज है। और ये कैसा चेंज है? ये एक
केमिकल चेंज। भाई केमिकल चेंजेस के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से लौटना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। जो चेंज हो गया सो हो गया। पेपर अगर जल गया तो वो जल गया, धुआं निकल गया, राख बन गई। अब आप उस धुएं को पकड़ करके, वो राख को पकड़ करके, मिला करके दोबारा से आप पेपर नहीं बना सकते हो। तो अगर आप पेपर को फोल्ड कर रहे हो किसी भी शेप में तो वो एक फिजिकल चेंज है, और अगर आप पेपर को जला दे रहे हो तो एक केमिकल चेंज है। इतना बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया? ये तो बस एक पॉइंट हुआ, ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी हुई फिजिकल केमिकल चेंजेस की। अभी तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने होंगे। कब करेंगे? अरे अगले लेक्चर में करेंगे ना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना बेटा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ही ऊपर। डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में अगले लेक्चर में। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही इस टॉपिक के लिए। ओके चलो, फिर इस चैप्टर में आपको सेकंड जो टॉपिक पढ़ना होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस। अरे भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना केमिकल रिएक्शंस के तो हम पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं केमिस्ट्री की। देखो होता क्या है ना बेटा, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उस चेंज के दौरान हम बोलते हैं कि वहां हो रही होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई केमिकल चेंजेस की, कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। जो चेंज हो गया सो हो गया, वापस से वहां पर हम लौट के नहीं आ सकते। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों, है ना, या अगर हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती हैं, क्या होती हैं, मतलब बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे। तो मैं बस आपको उन्हीं सवालों के जवाब दे रही हूँ कि जब भी बेटा एक केमिकल चेंज होता है ना किसी सब्सटेंस में, तो हम ये बोलते हैं कि उस चेंज के दौरान उस सब्सटेंस में हो रही होती है केमिकल रिएक्शन, और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण आपको उसमें एक चेंज देखने को, एक बदलाव आपको देखने को मिलता है। इतना समझ में आया? अब सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? भाई हमें आकाशवाणी तो नहीं होगी, या हमारे कोई पड़ोसी तो आके नहीं बता देगा कि भाई देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पता कैसे चलेगा मैम कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन चल रही है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताती हूँ। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो अगर आप होते हुए देख लो ना किसी सब्सटेंस में या कहीं पर भी, तो आप वहां पर ये कंक्लूड कर सकते हो कि भाई यहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की जो अगर आप होते हुए देख लोगे तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो, आप ये आसानी से पहचान सकते हो कि भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए हमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन कलर। आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और उसमें आप एक लोहे की कील डाल दो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है, और जहां आप उसमें लोहे की कील डाल करके कुछ देर के लिए उस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ दोगे ना, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उस सोल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इनिशियली हमारे पास जो सोल्यूशन था उसका कलर ब्लू था, और कुछ टाइम के बाद वो कलर हो गया ग्रीन। तो कलर में आपको चेंज देखने को मिला। तो ये जो चेंज इन कलर है बेटा, ये हमें ये बता रहा है कि डेफिनेटली जब आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में लोहे की कील डाली हुई होगी ना, तो वहां पर हुई होगी केमिकल रिएक्शन, और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण आपको ये कलर में बदलाव होता हुआ दिखा। इवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लो कि आपके पास एक डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है, उसमें आपने एक जिंक का ग्रैन्यूल डाल दिया। आप वहां पर ऑब्जर्व करोगे कि भाई गैस इवॉल्व हो रही है। तो जहां आपने देख लिया कि गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या कि डाइल्यूट HCl सोल्यूशन और जो आपने जिंक ग्रैन्यूल डाला था उनके बीच में आपस में हो गई रिएक्शन, जिसके कारण निकली गैस। तो गैस इवॉल्व हो रही है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वहां हो गई है केमिकल रिएक्शन। कोई प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कहीं, तो मान लेना कि वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है।
टेम्परेचर में चेंज आपको नोटिस में आ रहा है कि आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने क्विक लाइम डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, साथ में पानी डाल दिया, तो कुछ देर के बाद हमने नोटिस किया कि जिस बीकर में हमने इन दोनों को ऐड किया था, उस बीकर की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो गर्म हो गई हैं भाई। गर्म हो गई मतलब कि हीट इवॉल्व हुई होगी। हीट इवॉल्व होने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर में बदलाव आया, इसका मतलब वहां पर हो गई केमिकल रिएक्शन। किसके बीच में, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच में। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, जो अगर आप होते हुए देख लेते हो तो वहां पर हम कंक्लूड कर देते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, और भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूं, ओवरव्यू दे रही हूं मैं आपको चैप्टर का। अभी तो डिटेल में इन सब चीजों को हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस एक बार हम देख लेंगे, इसके बाद में केमिकल रिएक्शंस की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन, आज नहीं, हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा केमिकल इक्वेशंस का। जैसे मान लो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि बेटा एक ना केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मेटल के बीच में रिएक्शन हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन हमें क्यों चाहिए होती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा एक केमिकल रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में। ठीक है, और हो ये रहा है कि प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब मैं आपसे बोलूँगी बेटा यही चीज़ तुम लिखो, जो मैंने अभी तुमसे कहा ना, ये तुम लिखो कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ, तो बन रहा है जिंक सल्फेट, साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। यार ये लिखने में तुम्हारा टाइम नहीं लग जाएगा इतना सारा? तो कोई तरीका होना चाहिए ना जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन को बहुत ही क्विकली लिख दें और सामने वाला फट से उसको पढ़ भी ले, उसको समझ में भी आ जाए। मतलब ये कितनी लंबी केमिकल रिएक्शन है ना, जब अपन लिखने पर आएंगे तो कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन को बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट कर सकें, बहुत जल्दी से, बहुत इजीली। तो उसी तरीके को हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है। होता यह है कि एक केमिकल इक्वेशन में ना हम रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके हम सिंबल्स लेते हैं, उनके हम फॉर्मूले लिखते हैं। बात समझ में आई कि एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बन रहे हैं, जो भी है, जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, उनके हम सिंबल्स लेते हैं। मतलब एलिमेंट्स है तो उनके हम सिंबल्स लेंगे, कंपाउंड्स है तो उनके हम फॉर्मूले लेंगे और उनको बना करके क्या करेंगे, एक केमिकल इक्वेशन फ्रेम कर देंगे। मैं आपको लिख के बता दी हूँ, देखो मैंने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन हो रही है, जिंक सल्फेट बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। देखो लिखने में कितना टाइम चला गया मेरा, है ना। अब देखना मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड है तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगी H2SO4। ये एलिमेंट है जिंक तो मैं इसका सिंबल ले लूंगी। फिर इसके बाद में जिंक सल्फेट बन रहा है, कंपाउंड है तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस लिख दूंगी। ये देखो कितने इजीली, कितने कम टाइम में मैंने एकदम शू शाए करके आपको बता दिया कि देखो यहाँ पर क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है। तो जो मैंने लिखा है ना बेटा, इसी को अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कुछ नहीं किया है, बस रिएक्शन में इन्वॉल्व सारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के या तो सिंबल ले लिए या फॉर्मूले ले लिए, बस आपस में ये प्लस लगा करके, एरो लगा करके मैंने केमिकल इक्वेशन फ्रेम कर दी है। ठीक है, बेसिक है, अभी और डिटेल में बताऊंगी, मतलब अपकमिंग लेक्चर में। ओके, सो केमिकल इक्वेशन का आपको
मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया। उसके बाद में इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, लिखने का भी बेटा कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं इक्वेशंस को लिखते टाइम पे, ठीक है। वो रूल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद में एक इक्वेशन को बेटा बैलेंस भी करना होता है। अगर तो आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया ना, गड़बड़ हो जाएगी और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या है? देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे यहां पर ध्यान से, है ना, जो यहां पे मैंने लिखी हुई है, यहां पर आपको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जिंक दिख रहा होगा, जिंक का भी एक एटम दिख रहा होगा, है ना। तो बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का एक एटम है तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि भाई राइट हैंड साइड में भी क्या हो, मतलब कि एरो के दूसरे साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी क्या हो, जिंक का एक ही एटम है। मान लो कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि यहां पर जिंक का एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में 2 हैं, तो वो तो अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि एटम्स का नंबर हर एक, मतलब एक इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर हमें बराबर बराबर करना पड़ता है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। कि अगर मान लो कि यहां पर जिंक के 2 एटम थे तो हमें यहां पर भी 2 करना पड़ेगा। मान लो कि किसी इक्वेशन में सल्फर के यहां पर 4 एटम थे तो हमको यहां पर भी 4 करने होंगे। यहां पर अगर हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो यहां पर भी हमें 2 करने होंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये होता है। और ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब अपन इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। फिर इसके बाद में बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, तो बेटा 2 तरीके होते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत पुराना मेथड है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया हुआ है, तो ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। एक और मेथड होता है, छोटा सा तरीका होता है ये, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं। स्टार्टिंग में ये मेरे हर साल का एक्सपीरियंस है, जब भी बच्चे को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद कोफिशिएंट मेथड पढ़ाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि अरे मैम हिट एंड ट्रायल मेथड ही सही था, आप इसको शॉर्ट मेथड बोल रहे हो पर ये तो लॉन्ग लग रहा है। ये बेटा एकदम स्टार्टिंग की बात होती है। एक बार अगर आपको इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाए ना तो फिर तो आप यूं लगा देते हो और किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। मतलब आपको लगेगा कि मैम 2 तरीके क्यों हो रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कभी कभी बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड जो ना लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाती है जिनको कि बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से चैलेंजिंग हो जाता है। ये एक ऐसा मेथड है कि इस पर अगर आपने पकड़ बना ली ना तो दुनिया की कोई भी इक्वेशन आ जाए आप उसको यूं बैलेंस कर सकते हो। ये इतना अच्छा मेथड है, इसलिए मैं पढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि इसके बाद में आपको 11th में भी तो जाना है ना। 11th में आपके पास और डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशंस आई हैं जिनको कि आप बैलेंस कर सकते हो इसी मेथड से। तो थोड़ी सी तैयारी जो है मैं आपको 11th की भी करवाती जाऊंगी। ओके, चल। फिर उसके बाद में एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं, लिख के ले लो, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं बेटा, और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, कुछ कंबाइन हो रहा होगा, है ना। रिएक्टेंट्स मतलब कुछ चीजें, कुछ केमिकल्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ तो कंबाइन हो रहा होगा यार। भाई रिएक्शन का नाम ही रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब उसमें क्या होगा, कुछ कंबाइन होगा, रिएक्टेंट्स वहां पर कंबाइन होंगे। और अगर कुछ कंबाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, रिएक्शन करवा दी आपने उसकी ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। भाई मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद आपको मिलेगा एक व्हाइट कलर का पाउडर जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है ना, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस तो बनेगा ना। क्या नया सब्सटेंस बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ब्रो। ठीक है, फिर बात हम करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई तो टूट रहा होगा, कुछ ना कुछ भाई डिकम्पोज हो रहा होगा। डिकम्पोज का मतलब ही क्या होता है कि कुछ टूट रहा है, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है किसी ना किसी चीज का। ठीक है, कि मान लो कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने उसको गर्म कर दिया, हीट दे दी, तो हीट से क्या हुआ, वो टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो कोई चीजें टूट रही हैं। ठीक है, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली आपको टूटना फूटना ही दिखता है। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा। देखो बेटा ये दुनिया का ना नियम है, मतलब नियम नहीं है, ट्रेंड है कि जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो कम शक्तिशाली या
कम शक्तिशाली क्या ही बोलेंगे, जो वीक होता है ना, मतलब जो स्ट्रांग होता है वो वीक को क्या कर देता है, कितना भी पोटेंशियल वाला क्यों ना हो वीक बंदा, उसको वो धक्के मार के, मुक्का मार के अपनी पावर से क्या करता है, वहां से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक चेयर पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, और उस चेयर पे एक ही इंसान बैठ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं एक चेयर पे बैठी हुई हूँ। अब वहां से कोई अच्छा ऐसे मोटा ऐसे पहलवान फिजिक वाला कोई आ गया इंसान और मुझसे बोले विभूति उठो यहाँ से, मुझे यहाँ पे बैठना है, तो मैं तो डर जाऊंगी कि अगर मैंने इसको ना बोल दिया तो ये मुझे एक मुक्का मार के हटा देगा, इससे अच्छा मुक्का खाए बिना ही हट जाओ यहाँ से। तो मैं वहाँ से हट जाऊंगी कि लो भैया लो, आप ही बैठ जाओ इस चेयर पे, मुझे नहीं बैठना है। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली था, जो स्ट्रांग था, उसने वीक को डिस्प्लेस कर दिया ना, उसकी जगह से हटा दे। वो चेयर मेरी थी, वो चेयर मेरी थी, मैं अपने घर से लेके आई थी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ और स्ट्रांग ने आकर के मुझे हटा दिया। तो बेटा केमिस्ट्री में भी यही होता है कि जो ज़्यादा स्ट्रांग या जो स्ट्रांग, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर हम रिएक्टिविटी से ले लेते हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से निकाल देता है। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन एंड कॉपर दोनों ही बेटा मेटल्स हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो जैसे ही, मतलब ये समझ लो कि ये वही मोटा पहलवान जैसा इंसान है जो मेरे पास आया था, है ना, और कॉपर कौन है, मैं हूँ, तो उसने मुझे आकर के डिस्प्लेस कर दिया। वैसे ही आयरन बोलेगा कि अरे कॉपर तुम तो हमसे कम रिएक्टिव हो, तुम्हारी क्या मजा कि तुम हमारे सामने कंपाउंड बना के बैठे हो, चलो हटो यहाँ से। तो ये आएगा बेटा, इसको मुक्का मार के भगा देगा और खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा, नया कंपाउंड बना लेगा फेरस सल्फेट, और कॉपर हो जाएगा बेघर, जैसे कि मैं हो गई थी बेचेयर। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ तो डबल हो रहा होगा, कुछ डबल हो रहा होगा। क्या डबल हो रहा होगा? बेसिकली मैं ना इसको याद ऐसे करवाती हूँ अक्षय कुमार की मीम, कि आयंस की पोजीशन यहाँ पर इंटरचेंज हो जाती है। समझा दूंगी, डोंट वरी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा, प्रेसिपिटेट बनता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो घुलने के लिए रेडी नहीं, उसको अपन प्रेसिपिटेट बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के बारे में सुना होगा बचपन से, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, सॉल्ट बन जाता है, पानी बन जाता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड नलिफाई कर देता है बेस के इफेक्ट को, बेस नलिफाई कर देता है एसिड के इफेक्ट को। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, शॉर्ट में इनको अपन रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है इस चैप्टर में, तो डिटेल में उसको पढ़ा दूंगी मैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से बेटा हम अपने पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप आज के वीडियो में जो भी बातें मैंने आपसे करी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सी यू।